हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, कबीर ग्रंथावली, संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक है वो मात्र कबीर है। कबीर ग्रंथावली की जब बात की जाएगी तो वहां पर श्याम सुंदर दास का नाम आ सकता है या फिर और लोगों ने भी ग्रंथावली नाम से लिखा है। लेकिन अब जो भी सिलेबस बनाया गया उसको तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होकर आपको देखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक कबीर है उसके हमें पदों को पढ़ना है। पद 160 से लेकर 210 यानी कि लगभग 50 पदों को हमें पढ़ना है, जिस पर कि हम चर्चा भी कर रहे हैं और ये पद यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं। तो इसको आपको विशेष रूप से देखना है। फिर इसी में आपको जैसी ग्रंथावली, जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, इसके अंतर्गत नागमती वियोग वर्णन आपको पढ़ना है। नागमती वियोग वर्णन आपने यूजी और पीजी के कक्षाओं में भी पढ़ा और यूजीसी नेट की परीक्षा के दौरान भी इसकी तैयारी आपने की होगी। बस जरूरत है एक बार फिर से जगने की। इस टॉपिक को यहाँ नीचे से लिखना चाहिए था लेकिन इसी में जोड़ दिया, क्योंकि सिलेबस को पढ़ना भी एक कला है। कई बार लोग प्रिंट आउट कराकर सिलेबस को रखते हैं, उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, हल्के में लेते हैं। लेकिन आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। अगले जो कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, इनके रामचरितमानस को पढ़ना है। और मैं देख रहा हूं कि एमपीपीएससी इकलौता ऐसा आयोग है जो कि रामचरितमानस के 7 कांड को शामिल किया हुआ है। आमतौर पर आप यूपी हायर एजुकेशन का देखेंगे या फिर यूजीसी नेट का देखेंगे तो रामचरितमानस का कोई एक कांड लग गया है, उसी पर आधारित सवाल बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रामचरितमानस पूरा पढ़ना है, बल्कि कांडों के अंतर्गत कुछ टॉपिक निर्धारित कर दिए गए। जैसे बाल कांड में आप देख रहे हैं गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना, राम भक्तिमयी कविता की वंदना, नाम महिमा को पढ़ना है। इसके बाद है अयोध्या कांड, इसमें श्री राम भरत संवाद, चित्रकूट भ्रमण, श्री राम का भरत को पादुका देकर भरत की विदाई। तीसरा है अरण्य कांड, जिसके अंतर्गत सबरी पर कृपा, नवधा भक्ति उपदेश। चौथा है किष्किंधा कांड, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु का वर्णन। पांचवा सुंदर कांड, जिसके अंतर्गत विभीषण का भगवान राम की शरण में जाना, रावण का दूत भेजना, लक्ष्मण द्वारा रावण को पत्र भेजना। छठा है लंका कांड, जिसमें सुबेल पर्वत पर श्री राम और चंद्रोदय वर्णन। सातवां है उत्तर कांड, राम राज्य वर्णन, वरुण जी के साथ प्रश्न और जन महिमा। तो जो भी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को गंभीरता से नहीं देखेंगे वो हो सकता है कि इस परीक्षा में पीछे हो जाए। अब देखने में लग रहा है कि रामचरितमानस के 7 कांड यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि के कोण से ये कांड कैसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं उसको आपको समझना है। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए गुरु वंदना संत वंदना किस कांड में है, तो आप बिना कोई किताब पढ़े ही इसका आंसर बता सकते हैं अगर आपने सिलेबस को ठीक से देखा है तो। बालकांड। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि चित्रकूट भ्रमण का वर्णन किस कांड में किया गया है, अयोध्या कांड। इसी तरीके से ब्रैकेट में जितने भी कांडों के बारे में दिया गया, वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन किस कांड में किया गया है, किष्किंधा कांड। यही सवाल आ जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसको बड़ा ही ध्यान से देखने की जरूरत है। आप चाहें तो अपने नोटबुक पर नोट बना सकते हैं, इसको अलग से लिख सकते हैं। ये भी आपको एक मैंने नई दृष्टि दी है। पढ़ने के लिए आप लोगों ने भी अपने से पढ़ लिया होगा, पीडीएफ ये सब पढ़ा होगा, लेकिन एक जब कोई टीचर बताता है तो चीजें और आसानी से दिमाग में सतह दर सतह बैठती जाती। अब अगले जो कवि हैं सूरदास, इनका भ्रमर गीत सार पढ़ना है, जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, जिसमें 20 से लेकर 70 पदों को हमें पढ़ना है। यानी कि इसमें लगभग इसमें भी 50 पद हो जा रहे हैं। केशवदास की रामचंद्रिका से अंगद रावण संवाद को पढ़ना है। रचनाओं में केशवदास की रामचंद्रिका लगी हुई है, जिसके अंतर्गत अंगद रावण संवाद को आपको विशेष तौर पर पढ़ना है। बिहारी की बिहारी सतसई लगी हुई है, जिसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, और इसमें कुछ दोहे चयनित हैं।
दोहों की संख्या कुल 20 है, जिस पर कि हमें विशेष क्लास की जरूरत है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, विशेष क्लास के रूप में जरूर लेकर आएंगे। अगली रचना है घनानंद कवित्त, जिसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिसमें कुल 25 पदों का हमें अध्ययन करना है। भूषण ग्रंथावली, जिसके संपादक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिसमें भी हमें 25 पदों को ही पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की यहाँ पर दो पुस्तकें जो संपादित हैं लगी हुई हैं। तो खासतौर से इन पुस्तकों को भी आप जरूर ध्यान में रखें, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिए जाए। जिसमें मैथिली शरण गुप्त द्वारा भारत भारती लिखी गई है, उससे अतीत खंड, और इसमें साकेत, आप देख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की 2 रचनाएं लगी हैं, भारत भारती और साकेत। साकेत का 9वां सर्ग हमें पढ़ना। तो अप्रत्यक्षता आपने भारत भारती और 9वां सर्ग दोनों को पढ़ा यूजीसी नेट परीक्षा के दौरान, क्योंकि उस पाठ्यक्रम में भी है। तो बस आपको एक तरीके से रिवीजन करना है। अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी पढ़ना है, चिंता, श्रद्धा, ईड़ा। तो ये 3 सर्ग हैं, इनको आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। निराला की राम की शक्ति पूजा, बादल रात, जागो फिर एक बार, इन 3 कविताओं को पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग हमें पढ़ना है, इसको विशेष रूप में ध्यान में रखना है। बाकी परशुराम की प्रतीक्षा। तो कुछ नई रचनाएं हैं जिन पर की बातचीत की जा सकती है और आप लोगों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगले कवि हैं अज्ञेय, जिनकी असाध्य बीड़ा, नदी के द्वीप, इन कविताओं को पढ़ना है, जिसको ऑलरेडी आपने यूजीसी नेट के तैयारी के दौरान पढ़ लिया होगा, बस रिवीजन करना। केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कविता संग्रह को पढ़ना है, यानी कि इस पूरे कविता संग्रह को पढ़ना है। इसमें अगर 5-6 कविताएं होंगी तो उनको भी पढ़ना है। तो जब हम इन पर बात करेंगे तो बताएंगे कि फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता में कुल कितनी कविताएं हैं और कौन कौन सी। अगले कवि हैं गजलकार हैं दुष्यंत कुमार, जिनकी पुस्तक है साए साए में धूप। पतली सी पुस्तक है, इसमें जितनी भी गजलें लगी हुई हैं सबका अध्ययन करना है। गजल संग्रह है साए में धूप। तो विशेष तौर पर जो शीर्षक दिया गया है इसके बारे में तो पढ़ना ही है, पर आप जितने भी संग्रहों को देख रहे हैं, बाकी अन्य जो भी रचनाएं होंगी उनको भी पढ़ सकते हैं। कुंवर नारायण की रचना लगी है आत्मजयी। इसके बाद नागार्जुन की कई कविताएं लगी हुई हैं, बादल को गिरते देखा है, अकाल, और उसके बाद कालिदास सच सच बतलाना। ये 3 कविताएं मुझे दिख रही हैं। अकाल और उसके बाद पर हमने एक डेमो क्लास में चर्चा कर ली, तो एक तरीके से आपकी शुरुआत के लिए अच्छी वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी विस्तार से बातचीत होगी। तो इन पुस्तकों को जरूर आप ध्यान में रखिए, इन रचनाओं को ध्यान में रखिए कि क्या क्या पढ़ना है टेक्स्ट के तौर पर। बात करते हैं कि गद्य में कुछ रचनाएं लगी हुई हैं टेक्स्ट के आधार पर, जिसमें गोदान मुंशी प्रेमचंद का, मानस का हंस अमृतलाल नागर, बाण भट्ट की आत्मकथा हरिप्रसाद द्विवेदी, त्याग पत्र जैनेन्द्र, ये उपन्यास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे होंगे कि यूजीसी नेट में कुछ उपन्यास हैं जिनको कि आपको पढ़ना है। त्याग पत्र हो सकता है आपके लिए नया होगा, तो ये बहुत पतला सा उपन्यास है, आप चाहें तो 1-2 घंटे में इसको पढ़कर खत्म कर सकते हैं। फिर भी हम इस पर बात करेंगे। कहानी की बात करें तो कहानी का उद्भव और विकास के साथ एक टोकरी भर मिट्टी, आप देख रहे हैं कि टोकरी भर मिट्टी यहाँ पर दिया हुआ है, कई जगह पर एक टोकरी भर मिट्टी लिखा रहता है। तो माधवराव सप्रे, क्योंकि माधवराव सप्रे का संबंध छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से रहा है, क्योंकि उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो जाहिर सी बात है कि इनको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसने कहा था गुलेरी जी का, नशा मुंशी प्रेमचंद, ये हो सकता है कि आपके लिए नया हो, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में नहीं है। पुरस्कार ये भी नया है। तीसरी कसम आप पढ़ लिए होंगे, परिंदे भी पढ़ लिया होगा। वापसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर, कोसी का घटवार शेखर जोशी, गदल रागेन राघव। तो आप देख रहे हैं कि कहानी में भी कई ऐसी कहानियां हैं जो कि बहुत फेमस रही हैं, उसको आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, बस नए तरीके से पढ़ने की जरूरत है, जिस पर कि हम बात करेंगे। अगर निबंधों की बात करें तो निबंध में ललित निबंध,
नाटक और आलोचना का स्वरूप, उद्भव एवं विकास, ठीक है, प्रकार, प्रमुख निबंधकार, प्रमुख नाटककार, प्रमुख आलोचक। अच्छा, ये जो सिलेबस देखिए कैसे बनाया गया है, सब एक ही में घाल मेल कर दिया गया है, आपको बड़ा ही आराम से पढ़ने की, ठीक है। तीन विधाओं को एक ही में दिया है, निबंध, नाटक और आलोचना। अब निबंध में हमें आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का पढ़ना है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, करुणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवदार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक लंबी कविता का अंत मुक्तिबोध, एक साहित्यिक की डायरी, अगर आपके पास बुक होगी तो उसी में ये मिल जाएगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र। इसमें से कुछ ऐसे निबंध होंगे जिसको कि आप नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है कि मेरी असफलताएं आप नहीं पढ़े होंगे, बाकी जितने भी नाम हमको दिख रहे हैं यहाँ पर सभी किसी किसी न किसी रूप में आप पढ़े होंगे। तो इस पर हम टेक्स्ट पर तो विशेष तौर पर मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि टेक्स्ट ही आपके लिए नया हो सकता है, बाकी चीजें तो आप बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस से जरूरी है। आगे इसमें दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति, आलोचना वाले में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना पद्धति। तो आपको विशेष तौर पर आलोचकों को ध्यान में रखना है, शुक्ल को पढ़ना है, वाजपेयी को पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना है, नगेंद्र को पढ़ना है, ठीक है। फिर इसी में देखिए घुसेड़ दिया है नाटक को भी, अंधेर नगरी आपको पढ़ना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, चंद्रगुप्त का पढ़ना है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का, लहरों के राजहंस मोहन राकेश, अंधा युग धर्मवीर भारती, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी नाटक लगे हुए हैं इनको आपने यूजीसी नेट के दौरान भी पढ़ा होगा। इसमें लहरों के राजहंस बस अलग दिख रहा है, बाकी को तो आपने हर हाल में पढ़ा, ठीक है। अब गद्य की अन्य विधाओं के बारे में बात करें तो लिखा है रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, डायरी, रिपोर्टाज एवं पत्र, साहित्य का स्वरूप, उद्भव एवं विकास एवं इन कथेतर गद्य विधाओं के प्रमुख रचनाकारों को पढ़ना है। फिर रचनाएं दे दिया है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। महादेवी वर्मा पथ के साथी जो कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, इसको पढ़ना है, और अज्ञे को पढ़ना है, अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्त। तो अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत मात्र दो रचनाओं को आपको पढ़ना है, पथ के साथी, अरे यायावर रहेगा याद, तो इसको विशेष ध्यान देना है। मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य आपको विशेष तौर पर देखना है, जिसके अंतर्गत बताया गया मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य एवं प्रमुख रचनाकार। तो आप कैसे पता करेंगे कि मध्य प्रदेश का कौन कौन साहित्यकार हैं, कौन क्या है? तो इसके लिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को भी देखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर जो लगे हुए हैं ये तो इनसे तो पता ही चल गया, बाकी विकिपीडिया, गूगल का भी सहारा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम भी प्रयास करेंगे कि आपको उन सभी साहित्यकारों से परिचय कराया जाए। प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी रचना कैदी और कोकिला पढ़ना है, बलिपंथी के लिए पुष्प की अभिलाषा, ये तीन कविताएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखिए, हो सकता है कि इसी सिलेबस से सीधे सीधे क्वेश्चन उठा लिया जाए। अगली कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता पढ़ना है वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, इनकी भी तीन कविताएं हैं। तो नोट्स बनाते समय एक तरफ कवि और दूसरी तरफ कविताओं जरूर संकलित कर लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन करते समय आसानी हो। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी कविता पढ़ना है विप्लव गान, कुछ कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। शिवमंगल सिंह सुमन की कविता पढ़ना है तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, मिट्टी की बारात, पर आंखें नहीं भरी, इनकी भी तीन कविताएं। भवानी प्रसाद मिश्र, जिन पर कि हम केबीएस के दौरान भी चर्चा किए थे और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगे हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश। श्री कृष्ण सरल, ये आपके लिए नए कवि हो सकते हैं, ये नए कवि हैं श्री कृष्ण सरल। इनकी कविता है मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूं, मैं अमर शहीदों का चारण, देश से प्यार शहीद। ये कुछ कविताएं हैं श्री कृष्ण सरल की। इसके बाद आपको पढ़ना है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता है कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं ब्रह्म राक्षस। तो आप देख रहे हैं कि जो भी मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य पर आधारित
कवि और उनकी कविताएं हैं, उनमें से कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनको कि आपने पहले पढ़ लिया। बस हमको यहाँ पर एक ही कवि नए दिख रहे हैं, वो है श्री कृष्ण सरल। इससे आप लोग भी सहमत होंगे, बाकियों को तो आपने कहीं न कहीं जरूर पढ़ा होगा। आगे पढ़ना है आपको शरद जोशी के प्रतिनिधि व्यंग, रमेश चंद्र शाह अकेला मेला, जो कि डायरी विधा में है। और ध्यान देने वाली बात है कि ये यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेबस देखने के बाद आपको ये लग रहा है कि अगर आप ठीक से एक बार तैयारी करते हैं तो एक ही साथ आप कई परीक्षाओं को पास कर, और ये मेरे साथ हुआ है। इसीलिए आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आप अपनी नींव को मजबूत कर लें तो उस नींव पर आप कई मंजिली इमारतें खड़ा कर सकते हैं। बस घबराना नहीं है, नहीं तो घबरा कर पता चला कि मैं सिलेबस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, 2 मिनट आपने वीडियो देखा, फिर इसके बाद स्किप करके चले गए कि ये क्या पका रहा है, इसको तो मैं पीडीएफ में पढ़ लूंगा। लेकिन ध्यान रखिए कि जिस दृष्टि के लिए आप लोग हजारों रुपए इधर उधर कोचिंग्स में देते होंगे, उस दृष्टि को मैं यहाँ पर एज ए पैशन के रूप में आपको दे रहा हूँ। इसका सम्मान करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए जब तक कि मैं न बोल दूं कि मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक आपको इस लेक्चर को नहीं छोड़ना है। उम्मीद है कि मेरी भावनाओं को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। मालवा का लोक साहित्य आपको पढ़ना है। मालवा के प्रमुख कवि, रचनाएं, निमाड़ी का लोक साहित्य, ध्यान में आपको रखना है, इसको आप अंडरलाइन करते जाइए। निमाड़ी साहित्य भी पढ़ना है, प्रमुख कवि और रचनाएं। फिर बुंदेलखंड का लोक साहित्य, प्रमुख कवि रचनाएं। बघेली का लोक साहित्य, प्रमुख कवि रचनाएं। तो आप देख रहे हैं कि लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य के अंतर्गत 4 क्षेत्रों का एक तरीके से यहाँ पर उल्लेख किया गया है। मालवा का लोक साहित्य, मालवा, निमाड़ी, बुंदेलखंड, बघेली। तो आपको तुरंत एक मैप ऐसे बना लेना चाहिए, चारों कोने पर लिख देना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसी के अंत तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी समय के अनुसार और आवश्यकता अनुसार हम इस पर सब्जेक्टिव तौर पर और ऑब्जेक्टिव तौर पर आप सभी से बातचीत करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।